जय हिंद दोस्तों। आज 21 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी दिन से चर्चा चल रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी के समय में देश के सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ में से एक है ज्ञानवापी इशू। ज्ञानवापी इशू क्या है? बेसिकली वाराणसी का एक जगह है जो एक मस्जिद है और वहाँ से शिवलिंग की बेसिकली प्राप्ति हुई है। अभी तक पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से अपना बताया नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू आकृति मिली है वहाँ से। अब देखिए, इस इशू में को लेकर के हमारे देश में कौन सा कानून है? इस इशू को लेकर के हमारे देश में कानून है पूजा स्थल कानून 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी किया है कि धार्मिक स्थलों के स्वरूप का पता लगाना जो है पूजा स्थल कानून 1991 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। इस इशू को आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। बेसिक पॉइंट में आपके साथ चर्चा करता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बेसिकली है क्या? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, इसे पूजा स्थल कानून 1991 भी कहा जाता है। इसकी एक धारा है, धारा 3। धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति या कोई भी धार्मिक संप्रदाय अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो जो है किसी, और कोई सिख है तो वो किसी सिख के गुरुद्वारा को मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस रूप में इसको आप देख सकते हैं, एक धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति के धार्मिक स्थल को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसको प्रतिबंधित किया गया। दूसरा, इसी जो एक्ट है, इसी एक्ट की धारा 4(2) में कहा गया है कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मुकदमा चल रहा था, जो भी अपील चल रहा था या जो भी कार्रवाई चल रहा था, वो कार्रवाई इस कानून के लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। यानी 1991 के बाद जो भी कानून 1947 से पहले चल रहा था प्लेसेस के रिगार्डिंग, वो कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन अब इशू यहाँ पे एक ये होता है कि अयोध्या डिस्प्यूट का मुकदमा काफ़ी पहले से चल रहा था। तो इस एक्ट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में अयोध्या डिस्प्यूट को एग्जम्पशन दिया गया था, उसको छूट दिया गया था। सवाल उत्पन्न यह भी होता है कि क्या ज्ञानवापी इशू को लेकर के इसमें छूट दिया जाएगा? तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देगी वो हम सबके लिए मान्य होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू के ठिकानों पे सीबीआई के छापे। सीबीआई एक बार फिर से चर्चा में रह गया। स्पेशली बिहार में तो काफ़ी चर्चा हो रही है सीबीआई की। कल ही छापा मारा गया है, लालू जी के 15 ठिकानों पे छापा मारा गया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सीबीआई एज अ संस्था है। सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी के अधीन काम करता है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। तो जब ये सांविधिक संस्था नहीं है और संवैधानिक संस्था भी नहीं है, तो सवाल उत्पन्न ये होता है कि सीबीआई को शक्ति कहाँ से प्राप्त है? सीबीआई को दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा शक्ति प्राप्त है। यानी इसी एक्ट के माध्यम से सीबीआई कहीं छापा मारती है, कोई कार्रवाई करना होता है तो सीबीआई इसी एक्ट के माध्यम से करती है। सीबीआई की स्थापना 1963 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, गंभीर अपराध के लिए, गंभीर धोखाधड़ी के लिए, ठगी के लिए, गबन के लिए, सामाजिक अपराध के लिए, इस सब की जांच के लिए 1963 में सीबीआई की स्थापना किया गया था। सीबीआई इंटरपोल के सहयोगी के रूप में हमारे देश में काम करती है। यानी इंटरपोल को हमारे देश से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सीबीआई से लेती है।
एंड वाइस एंड वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरपोल से तो सीबीआई उससे कंसल्ट करेगी। सीबीआई जो है के पास नॉर्मली भ्रष्टाचार का मैटर आता है, आर्थिक अपराध का मैटर सीबीआई के पास आता है, विशेष अपराध भी सीबीआई के पास आते हैं। अब देखिए एक टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो टर्म है सामान्य सहमति। सामान्य सहमति बोला जाता है जनरल कंसेंट, अंग्रेजी में जनरल कंसेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सामान्य सहमति। सीबीआई पे बेसिकली 3 तरह का मैटर सीबीआई के पास जाता है। एक तो सीबीआई के पास 100 मोटो भी सीबीआई ले सकती है, और सीबीआई जो 100 मोटो लेती है वो बेसिकली यूटी में ही लेती है, यूनियन टेरिटरी जो होता है वहीं पे सीबीआई 100 मोटो लेती है। जैसे दिल्ली में सीबीआई 100 मोटो ले सकती है, चंडीगढ़ में ले सकती है, लक्षद्वीप में ले सकती है, अंडमान निकोबार में ले सकती है। तो ये सब जो यूटी है वहाँ पे सीबीआई 100 मोटो ले सकती है। दूसरा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा अगर सीबीआई को कोई मैटर सौंपा गया है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को कोई मैटर सौंप सकती है। ऐसे कंडीशन में सीबीआई पर्टिकुलरली किसी भी राज्य में जाकर के वहाँ जांच कर सकती है। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मैटर सीबीआई को सौंपेगी तो सीबीआई को पाबंदी नहीं है, सीबीआई कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है। और तीसरा होता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सीबीआई को कोई मैटर सौंपती है तो ऐसे कंडीशन में सीबीआई किसी राज्य में जाकर के जांच करेगी तो उससे पहले उस राज्य की परमिशन लेनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडीशन में ये दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को कोई केस सौंपेगी तो सीबीआई को पर्टिकुलरली, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस सौंपा सीबीआई को, तो सीबीआई बिहार में आकर के जांच करेगी। अब नियम यह है कि सीबीआई बिहार में आकर के जांच करेगी, उससे पहले बिहार सरकार से सीबीआई को परमिशन लेना होगा। अब बार बार परमिशन बिहार सरकार से सीबीआई ना ले, इसके लिए एक बिहार सरकार ने क्या किया है कि एक आम सहमति दे दिया। आम सहमति या सामान्य सहमति बोलते हैं इसे जनरल कंसेंट भी बोलते हैं, वो सीबीआई को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई को बार बार बिहार में आकर के बिहार सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने ऑलरेडी सामान्य सहमति दे दिया है कि आप आइए, आप जांच कीजिए, जब आपको जांच करना है कीजिए, हम आपको सामान्य सहमति देते हैं, आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है बार बार। इशू यह है कि देश में कई सारे राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया। मिजोरम, राजस्थान, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल, इन राज्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस ले लिया है। इसका मकसद ये है और इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि सीबीआई को केरल में कोई मैटर की जानकारी है और सीबीआई केरल में जाकर के किसी मैटर की जांच करना चाहती है, तो जब तक केरल सरकार सीबीआई को परमिशन नहीं देगी, सीबीआई केरल में जाकर के जांच नहीं कर सकती है, राइट। और इसी पॉइंट पे यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन देखिएगा, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्लियरली रूप से आपके साथ डिस्कस किया है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट, सीबीआई निदेशक। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति जो है पहले दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा होती थी, लेकिन जब लोकपाल अधिनियम आया तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लोकपाल के अधीन कर दिया गया। लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा सीबीआई निदेशक की नियुक्ति होती है। अब सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति होती है उसमें 3 सदस्यीय समिति डिसाइड करती है। एक प्रधानमंत्री होते हैं इस समिति के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या उसके कुछ प्रतिनिधि होते हैं। ये तीनों ही जाकर के डिसाइड करती हैं कि किसको सीबीआई का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और इन्हीं के डिसीजन के आधार पर सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को फिक्स किया गया, और पहले ये कार्यकाल था 2 वर्ष। वर्ष 2021 के दिसंबर में इसके कार्यकाल को फिक्स करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। असली चेहरा, दोस्त रूस की पीठ पे छोरा भोंक रहा चीन। चीन किसी का नहीं है बेसिकली। अगर आप चीन को देखिएगा, गौर कीजिएगा तो चीन किसी का नहीं है। चीन अपनी प्रभुत्ता कायम करना चाहता है, और मुझे लगता है कि आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चीन है।
अमेरिका के लिए रूस से बड़ा थ्रेट वर्तमान में चीन है। संयुक्त राष्ट्र में अनुचित टिप्पणी पे भारत ने पाकिस्तान को लगाया फटकार। देखिए, पाकिस्तान इस तरह का इशू उठाता रहता है सर्वोच्च न्यायालय में, संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए हमको भी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गए हैं अमेरिका, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कश्मीर का राग फिर अलापा है, और ख़ास करके भारत सरकार ने जो परिसीमन करवाया था उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी किया। निकहत जरीन का नाम आप लोग याद रखिएगा, और ये बॉक्सिंग चैंपियन हाल में ही बनी है। देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी जलवायु परिवर्तन पे लिखा जाए या क्लाइमेट चेंज पे लिखा जाए तो इसको आप लोग ज़रूर कोट कीजिएगा। इस तरह का जो भी न्यूज़ होता है उसको आप लोग ज़रूर कोट करें कि भारत में लू की संभावना जो है 100 गुना बढ़ गई है जलवायु परिवर्तन के कारण। राइट, जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटना हम देखे हैं, किस तरह से देश भर में बाढ़ आई है। जर्मनी में बाढ़ आया था, उसके बाद जंगल में आग लगने की घटना है, वो भी जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है। और लू की संभावना भारत में 100 गुना बढ़ गई है, ये भी जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। एटना ज्वालामुखी में हुआ फिर विस्फोट। एटना कहाँ है? इटली में है। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो फिर पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हाल में ही ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो इटली के एटना में फिर से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। नमामि गंगे के सीवेज प्रबंधन जल शोधन से संबंधित 11 परियोजनाओं को मंजूरी। नमामि गंगे के बारे में अगर आप देखिएगा तो नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार ने जून 2014 में शुरू किया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्रालय को दिया गया है। गंगा नदी के किनारे स्थानीय शहर या स्थानीय स्तर पे मानव अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना है। इसका मुख्य कार्यक्रम है, नमामि गंगे का जो मुख्य कार्यक्रम है, मानव अपशिष्ट प्रबंधन करना, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिवर फ्रंट डेवलप करना, नदी की सतह की सफाई करना, जैव विविधता और ग्राम गंगा। आज का जो न्यूज़ ये है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार हैं, इसकी अध्यक्षता में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मीटिंग किया गया है और जल शोधन के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया। देखिए, जल शोधन क्या होता है? जल शोधन ये होता है कि मान लीजिए पटना का जो भी पानी गंगा में जाएगा, पटना में का पानी मान लीजिए नाली के माध्यम से गंगा, यहाँ पे गंगा नदी है, गंगा नदी में जाएगी, तो उससे पहले यहाँ पे उस जल को जो है शोधन करने का काम किया जाएगा। उस जल को शोधन करने के बाद जो है स्वच्छ पानी होगा वो गंगा नदी में जाएगा। तो इसी तरह की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया। पैगोंग इलाके में अवैध कब्जे वाले क्षेत्र पे बना रहा चीन पुल। तो पैगोंग ऑलरेडी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट है। भारत चीन का जो इशू है, अगर आप देखिएगा लद्दाख में जो इशू चल रहा है उसमें एक इशू पैगोंग तोसो मोरिरी लेक पे भी चल रहा है, जो आधा पाकिस्तान, आधा चीन में आता है और आधा वो भारत के लद्दाख में आता है। सीईसी और ईसी अब नहीं लेंगे किसी तरह के आयकर छूट। देश के वर्तमान के सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार हैं और अनूप चंद पांडे जो हैं ईसी हैं, इलेक्शन कमीशन हैं। तो ईसी अब किसी तरह के नहीं लेंगे आयकर छूट। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया गया है। और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमीशन का पद इंपॉर्टेंट एक बार फिर से हो गया। इलेक्शन कमीशन फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 324 के तहत 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये याद रखिए कि दोनों ही जो होता है के पास सेम पावर होता है, सेम शक्ति होता है। बेसिकली 3 सदस्यीय संस्था है ये, जिसमें एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 सदस्यीय ये संस्था है। इसमें दोनों की पावर सेम है, दोनों को सैलरी सेम है, दोनों को पद और दायित्व तो सब कुछ सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, संसद में दोनों ही सदनों में बहुमत के द्वारा वो पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होगा, फिर जाकर के उनको हटाया जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको हटाने का सिंपल प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देता है, राष्ट्रपति को एक लिखित आवेदन चीफ इलेक्शन कमिश्नर देते हैं कि इनको हटा दीजिए, और राष्ट्रपति उसको हटा सकती है। तो हटाने के जो है इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोविज़न बहुत सिंपल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखित रूप से आवेदन देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे हटा देगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रक्रिया बहुत ही टफ है भारत में। डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वतंत्र नियामक के गठन की बात किया गया है। जिस तरह से यूजीसी है उसी तरह से डिजिटल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक सरकार बनाने के लिए अग्रसर है, सरकार बना सकती है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में देश में काफ़ी काम हो रहा। वर्ष 2023 में देश का डिजिटल यूनिवर्सिटी के निर्माण किया जाएगा। ये बजट 2022-23 में प्रोविजन किया गया था। शिव सर्किट में शामिल होगी महादेव गुफा। महादेव गुफा जो है पिथौरागढ़ जिला में मिला है, और पिथौरागढ़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिथौरागढ़ जो है वो सटा हुआ है हमारा चीन के साथ। आपने सुना होगा कि जो हमारा नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था, काले पानी का जो इशू था या लिपू लेक दर्रा का जो इशू था, वो भी बेसिकली हमारे देश के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में आता है। और वहीं पे महादेव गुफा मिला है जिसको शिव सर्किट से जोड़ा जाएगा। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, वनडे एग्जाम वगैरह में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज एक अनइम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वैवाहिक दुष्कर्म को लेकर के। इस एडिटोरियल को भी आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। देखिए, बलात्कार का जो इशू है, बेसिकली अगर किसी भी बलात्कार का कोई मुकदमा होता है तो वो होता है आईपीसी की धारा 375 के तहत। किसी भी व्यक्ति पे बलात्कार का कोई भी इशू होगा वो आईपीसी की धारा 375 में दर्ज होता है। अब वैवाहिक बलात्कार की भारत में क्या कंडीशन है उसी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया है, उसी पे चर्चा मैं करूँगा। और वैवाहिक बलात्कार को क्या प्रोटेक्शन मिला है भारत में उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तो डिटेल से इस न्यूज़ को मैं चर्चा करूँगा आज आपके साथ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार को प्रदान किए जाने वाले अपराध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक विभाजित निर्णय सुनाया। विभाजित निर्णय का मतलब ये होता है कि जो जजों ने निर्णय सुनाया, दो जज ने बेसिकली ये निर्णय सुनाया और दोनों का अलग अलग डिसीजन रहा। तो इसलिए अब ये निर्णय है वो जाएगा या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा या दिल्ली हाईकोर्ट की ही बड़ी पीठ में इसका डिसीजन होगा। आईपीसी की धारा 375 में अपवाद की संवैधानिक चुनौती को जांच करने वाली या चुनौती को देने वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई की गई। फैसला सुनाते हुए एक न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 2 को खारिज कर दिया, जो अपवाद है उसकी धारा 2 को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने इसकी वैधता को बरकरार रखा है। अब देखिए इशू क्या, इशू ये है कि जो वैवाहिक महिला है, वैवाहिक महिला जो होती है यानी शादीशुदा जो महिला होती है, उनके पति के साथ जो उनका फिजिकल रिलेशन होता है, क्या उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। अब इसको लेकर के जो हमारे देश में प्रोविज़न किया गया है कि जो धारा 375 है, आईपीसी की धारा 375 है, उसको अपवाद में दिया गया है इस चीज़ को कि जो वैवाहिक महिला होती है उसके पति के साथ उसका फिजिकल रिलेशन होता है तो उसको जो है बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये प्रोविज़न हमारे देश में किया गया है। हमारे आईपीसी की धारा 375 में ही प्रोविज़न किया गया है कि इसमें अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना, यौन कृत्य करना, यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वैवाहिक बलात्कार अपवाद और भारतीय दंड संहिता आईपीसी
नियमों के पहले संस्करण के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद 10 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू था, जिसे 1940 में बढ़ा करके 15 वर्ष कर दिया गया। यानी अब 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है जिसके साथ शादी हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उनके साथ जो फिजिकल रिलेशन होगा उनको किसी भी तरह का बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगर भारत में वैवाहिक कानून बलात्कार को देखा जाए या वैवाहिक बलात्कार कानून को देखा जाए तो 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसमें लिव इन या विवाह संबंध में किसी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है, लेकिन इस पर कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। यानी भारत में वैवाहिक बलात्कार को लेकर के कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया, इसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया। विधि आयोग ने भी 2000 में यौन हिंसा को लेकर के भारत में कानूनों में सुधार के कई प्रस्तावों के संकेत दिए हैं, लेकिन वैवाहिक बलात्कार को हटाने की आवश्यकता को विधि आयोग ने खारिज कर दिया था। इसी तरह से न्यायमूर्ति JS समिति बनी थी, जस्टिस वर्मा समिति बनी थी 2012 में, और जस्टिस वर्मा समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर ही पॉस्को एक्ट आया था, लेकिन इसने भी वैवाहिक बलात्कार कानून में संशोधन के प्रस्ताव का काम सौंपा गया था, लेकिन इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं किया गया। यानी जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट पे कोई विशेष काम नहीं किया गया। और भारत की संसद को अगर आप देखिएगा तो संसद में भी इस तरह का इशू उत्पन्न हुआ है, क्या वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाए, तो संसद भी इस पर खामोश है। संसद भी बोलती है कि भारत में, भारतीय समाज में एक पवित्र संस्कार है, राइट, तो इसको किसी तरह से अपराध की श्रेणी में न रखा जाए, ये भारत की संसद भी कहती है। अब देखिए कुछ पॉइंट क्या दिया जाता है, जो याचिका करता है वो कुछ पॉइंट दिया है कि इसको क्यों बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए, इसको क्यों अपराध की श्रेणी में रखा जाए, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जाए, इसको लेकर के कुछ तर्क दिया गया। तर्क ये दिया गया है कि कोई भी महिला होती है उसके आर्टिकल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है ये, और साथ ही साथ अनुच्छेद 34 का उल्लंघन है, ये दोनों का उल्लंघन होता है वैवाहिक बलात्कार, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए। इसी मुद्दे को लेकर के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मैटर गया था, लेकिन अभी तक दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे एक विभाजित निर्णय सुनाया है। अब बड़ी पीठ इसका निर्णय सुनाएगी और जो भी निर्णय आएगा निश्चित तौर पे हम सभी के लिए मान्य होगा। शुक्र ग्रह के रहस्य से उठेगा पर्दा। भारत जो है शुक्रयान पे काम कर रहा है और शुक्र ग्रह के लिए जो हमारा मिशन जाएगा तो उसमें कई सारे पर्दा जो है शुक्र ग्रह की स्थिति को लेकर के उठेगा कि शुक्र ग्रह पे इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, वहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह कैसा है, इस सब को लेकर के जो है हमारा इसरो का मिशन शुक्रयान पे जा रहा है। पेयजल संकट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बेसिकली दिल्ली को लेकर के चर्चा किया है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में वर्तमान में सैन्य सरकार है, यानी म्यांमार में अस्थिरता है, और म्यांमार में अस्थिरता इसका मतलब यह है कि म्यांमार से कई सारे रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया में आ रहे हैं तो पूर्वोत्तर में रिफ्यूजी की संख्या बढ़ रही है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया गया। यद्यपि इस टॉपिक पे हमने कई बार चर्चा किया है कि म्यांमार में जो जुंटा सरकार है उसके साथ भारत की क्या नीति होनी चाहिए। भारत वेट एंड वॉच की कंडीशन वर्तमान में भी है। ये आज के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे देश में 83.57 बिलियन डॉलर FDI आया है वर्ष 2021-22 में, जो अभी तक का हाईएस्ट FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार को 30,000 करोड़ का लाभांश देगा RBI। अभी RBI के पास जो लाभांश मिलता है, राइट, उस लाभांश को नॉर्मली हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि उस लाभांश को RBI सरकार को सौंप देते हैं। पिछले वर्ष 99,000 करोड़ सरकार को सौंपा था RBI ने, और इस वर्ष लाभांश का 30,000 करोड़ रुपया सरकार को सौंपेगा RBI। देखिए लाभांश क्या होता है, लाभांश ये होता है कि RBI के पास जो मान लीजिए रिजर्व है, उस रिजर्व का जो टैक्स मिलता है, उस रिजर्व का जो कर मिलता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जैसे आप बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपये जमा करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख के एवज में जो है आपने बैंक में जमा किया, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है। 2,000 रुपया आई थिंक प्रत्येक वर्ष आपको मिलता है 2% के आसपास। तो RBI के पास जो रिजर्व है, उस रिजर्व के बदले में RBI को प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ लाभांश मिलता है, और उसी लाभांश को RBI कहीं न कहीं सौंप रही है सरकार को, ताकि डेवलपमेंट का काम अधिक तेज़ी से किया जा सके। ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और अभी ये चर्चा में चलेगा। WTO की मीटिंग होने वाली है 12 से लेकर 15 जून जेनेवा में। भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध देखिएगा तो भी कहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता, ना परमानेंट दुश्मन होता, बल्कि परमानेंट हित निहित होता। तो किसी भी देश के साथ जो हमारा संबंध होगा ना तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ना ही हमेशा निगेटिव होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें दोनों के बीच में रह जाती हैं, राइट। तो अमेरिका और भारत दोनों ही कई जगह सहयोग कर रहे हैं लोगों, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे का विरोध WTO में करते हैं। तो भारत जो इस बार WTO जाएगा उसमें भारत एक मुद्दा उठा रहा है कि हम अपने किसानों को $300 से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं देते हैं, लेकिन आप अपने किसानों को, यानी अमेरिका अपने किसानों को $40,000 की सब्सिडी देता है। यूरोपीय यूनियन अपने किसानों को $35,000 की सब्सिडी देता है प्रत्येक वर्ष, जबकि भारत $300 भी सब्सिडी नहीं देता है। तो सब्सिडी पे बराबरी की मांग भारत उठाएगा WTO में इस बार। चलिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।